Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. सो लास्ट क्लास में हमने पब्लिक चॉइस अप्रोच कंप्लीट कर दिया था। आज एनपीएम की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अबाउट एनपीएम, उसका कंटेक्स्ट कि किस कंटेक्स्ट में इमर्ज हुआ था, वो क्या बैकग्राउंड क्या रहा था उसके इमरजेंस का, देन उसके फीचर्स एंड इम्पैक्ट्स, देन वीकनेसेस, रेलिवेंस, फिर कुछ डिफरेंस देखेंगे अबाउट एनपीएम में डिफरेंस क्या है, एनपीएम और पब्लिक चॉइस अप्रोच में डिफरेंस क्या है, विल्सन बिजनेस लाइक और एनपीएम बिजनेस लाइक में क्या फ़र्क है, देन पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट्स का कुछ एक ओवरव्यू लेंगे। हाँ, थोड़ा लेंदी होने वाला है चैप्टर हल्का सा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। बाकी ट्राई करेंगे कि 1.5 2 क्लासेस में ही इसको रैप अप कर दिया जाए और कुछ छूटे भी ना। सो क्लास शुरू करते हैं अब। जैसे कि पीसीए, वही बात सबकी एक ही जगह से शुरू होती है। चैप्टर 1 में जो भी चीज़ें थी, आइडियोलॉजी सबके पीछे एक ही आती है, वो नियो लिबरल फिलोसफी। कैसे नियो लिबरल फिलोसफी ने, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि पीसीए को एमर्ज किया था। पब्लिक चॉइस अप्रोच, नियो लिबरल फिलोसफी मार्केटाइजेशन की जो बात करता है कि मार्केट फिलोसफी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का बैकअप होना चाहिए, स्टेट बैक एंड पे चला जाए, मार्केट को फ्रंट एंड पे आने दिया जाए। तो यही सब बातें तो वो लास्ट क्लासेस में डिस्कस हो चुकी थी। अब कैसे नियो लिबरल फिलोसफी से पब्लिक चॉइस अप्रोच का एमरजेंस हुआ, जिसके पास थैचरिज्म एंड रीगनिज्म यूएस और यूके में इमर्ज होते हैं। ये एट द लेटर फेज एलपीजी को इमर्ज करते हैं। एलपीजी के कारण कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, ये हमने बातें की थी कि कैसे एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आता है, लिबरलाइजेशन, या इसके बारे में और इन डेप्थ हम जो डिस्कस करेंगे जब एलपीजी का चैप्टर आएगा, ग्लोबलाइजेशन का, वहाँ ज़्यादा देखेंगे कि क्या रिफॉर्म्स की बातें कर रहा था वो, क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। बाकी इसने रिफॉर्म्स कुछ सजेस्ट किए थे कि पब्लिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी लिबरल हो, प्राइवेटाइजेशन की ज़्यादा बात हो, ग्लोबलाइजेशन, पूरा वर्ल्ड एक साथ चल के, क्योंकि आजकल वर्ल्ड ग्लोबलाइज ही है। इंडिया में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट यूएस में भी होगा, और यूएस में कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होगा। अब यूएस अगर टैरिफ लगा रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया पे उसका इम्पैक्ट होना ही होना है, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज है। तो ये सब बातें मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में होती है हमारी। तो रिफॉर्म्स कुछ आते हैं जो कि एडॉप्ट किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। इसी को हमने बोला वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन कंसेंसस। तो जब वॉशिंगटन कंसेंसस आते हैं, इसी को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, एसएपी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इंडिया में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या वाशिंगटन कंसेंसस का इम्पैक्ट हमें देखता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, जहां इससे पहले चीज़ें कोटा राज और स्टेट डोमिनेंस पे चल रही थी, डोमिनेंस, वहीं अब चीज़ें मोर प्राइवेटाइज होनी शुरू हो गई, मोर प्राइवेटाइजेशन आना शुरू हो गया। आपने पढ़ा ही होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, मोस्टली हम इकोनॉमिक्स में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद जब कभी इकोनॉमिक्स की क्लासेस अगर मैं शुरू करूँगा तो वहाँ देखते नहीं तो आप पढ़ते ही हैं कि कैसे हमारे पास ऑयल इंपोर्ट भी नहीं था, फॉरेक्स भी डिप्लीट हो गया था हमारा पुराना, हमारे पास पैसा नहीं बचा था, तो वर्ल्ड बैंक ने हम पे इम्पोज किया था, ये हम पे इम्पोजिशन थी। वैसे कोई बुरी बात नहीं है, चीज़ अच्छी थी, अच्छी इसमें आर्टिकल्स थे, अच्छे हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि कैसे प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ाया जाए, वो सब चीज़ें थी। पर ये हम पे एक थोपा गया था, ये थोपी हुई चीज़ थी हम पे। तो ये ज़रूर इसका एक नेगेटिव क्रिटिक्स, इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं, पर ऐसा कोई बुराई नहीं है। तो कैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन को लेड करती है कोटा राज से, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। तो जो अर्लियर था स्ट्रक्चर पॉलिसी थी, वो इनकॉम्पिटेंस रही थी। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को अबॉलिश करके हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। पहले जहां हम सोशलिस्ट वेलफेयर पैटर्न पे चल रहा था देश, वो अब मोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
हम कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर रीशेप हो गया था। इकोनॉमी स्ट्रक्चर रीशेपिंग, जहां पहले बात हो रही थी सोशलिस्ट और वेलफेयर पैटर्न की, वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, वहीं अब हमारा देश कुछ कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट दिखने लग गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद। इसीलिए यही इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर रीशेप हुआ था। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, कैसे इसने हमारी इकोनॉमी को रीशेप किया, कैसे स्ट्रक्चर को चेंज किया, कैसे स्ट्रक्चर को रीशेप किया, यही सब बात होती है। और इसी टाइम पे ये रिफॉर्म्स हो रहे थे, और इन्हीं रिफॉर्म्स को क्योंकि अब इस टाइम पे सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिफॉर्म्स चल रहे हैं, और कंट्री इस टाइम कैसे गवर्न होगी, मेजर प्रॉब्लम आ रही थी गवर्नेंस में, कि अब जब इतने चेंज आ रहे हैं, आज के टाइम पे भी चेंजेस आ रहे हैं। अब देखा है ये, इसके लिए एआई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नए नए वो इम्प्लीमेंटेशन, कुछ नए नए आर्टिकल, कुछ नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की सोच रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस में दिक्कत आ रही है। अब डीप फेक इतना आज या कल के आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा कि प्रॉब्लम्स इतनी आ गई हैं कि अब हमें पता ही नहीं चलता डीप फेक कौन से प्लेटफॉर्म पे बिल्ट हुआ है। आपकी कोई भी इमेज की फ़ोटो लेके उसका कुछ भी बना देता है, हमें पता ही नहीं लगता वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है, किस यूज़र ने डाला है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट कुछ नया प्लान कर रही है कि ऐसा कुछ लेके आया जाए कि पता लगे कि वो किस प्लेटफॉर्म पे बना और किस यूज़र आईडी के थ्रू बनाया गया है। तो वो सब चीज़ें लेके आ रही है। वहीं जहाँ उसी टाइम, अब इसमें देखिए वही प्रॉब्लम उस टाइम आ रही थी कि जहाँ सोशलिस्ट वेलफेयर था पहले पैटर्न, वो अब कैपिटलिस्ट चेंज हो रहा था, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। तो इस टाइम कैसे गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस कैसे किया जाएगा इस टाइम, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर एनपीएम ने दिया था। तो इसीलिए हमारे लिए एनपीएम इम्पोर्टेंट होता है। तो एनपीएम हमें क्या क्या बताता है? एनपीएम बेसिकली हमें 3 चीज़ें बताता है। पहली, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, कि गवर्नमेंट को क्या करना है। दूसरी, व्हाट गवर्नमेंट शुड नॉट डू, शुड नॉट डू। और लास्ट, हाउ गवर्नमेंट शुड डू, हाउ गवर्नमेंट शुड डू इट। ये जो पहले दो थे ना, ये पहले दो, ये वाले पहले दो, ये तो हमें अर्लियर जो आर्टिकल्स रहे, जो हमारे टॉपिक्स रहे, जैसे पब्लिक चॉइस अप्रोच या विल्सोनियन विजन, ये सब उसमें भी हमें पता लगा था कि बिजनेस लाइक वो होना चाहिए, गवर्नमेंट को बैक एंड पे काम करना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, रोइंग और बिजनेस से गवर्नमेंट को दूर रहना चाहिए। ये सब तो हमें पहली वाली चीज़ों ने भी बता दिया था, जैसे पब्लिक चॉइस अप्रोच हो गई या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। पर वो कैसे करना है, हाउ गवर्नमेंट शुड डू इट, ये हमें किसी ने नहीं बताया। ये एनपीएम की खासियत होती है कि ये भी बताता है कि गवर्नमेंट को वो चीज़ें कैसे करनी है। ये तो बताता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो सब पहले बता रहे थे, पर कोई ये नहीं बता रहा था कि गवर्नमेंट को वो करना कैसे है। यही नई चीज़ एनपीएम ने दी। तो गवर्नमेंट को पहली बात तो कि गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को रेगुलेटर होना है, रेगुलेटर या फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आए सबके लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये पहले का है, फर्स्ट का, कि गवर्नमेंट को क्या करना है। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। डी कंट्रोल और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डी कंट्रोल एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये सब करना चाहिए। हमने एनपीए में पढ़ाई था मीनोक ब्रूक कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी 3 एंटी गोल, 5 गोल्स और 4 स्ट्रेटजीज के बारे में बात होती है ना, वैल्यू, रेलेवेंस, क्लाइंट ओरिएंटेड, एंटी हायरार्किकल, एंटी टेक्निकल, एंटी ब्यूरोक्रेटिकल, ये सब बातें उस टाइम भी हुई थी। वही सब चीज़ें इसमें भी थी। मैंने बताया ना, पहले 2 का आंसर तो पिछली चीज़ों ने भी दिया है, एनपीए ने भी दिया है, पीसीए ने भी दिया है, पर इसका आंसर किसी ने नहीं दिया था, हाउ गवर्नमेंट शुड डू इट, कि कैसे करना कैसे है। तो ये चीज़ें तो हमें पिछले वाले से भी मिल जाती है, आप उसमें से भी उठा के लिख सकते हैं। 3 एंटी गोल, 5 गोल्स और 4 स्ट्रेटजीज, इन सब के बारे में ये सब वो था कि गवर्नमेंट को क्या करना है। अब क्या नहीं करना है, दूसरे का आंसर ये था कि
कि गवर्नमेंट को क्या नहीं करना, ड्राइंग नहीं करनी है और बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस पे छोड़ देना है, बिजनेस मैनेजमेंट पे छोड़ देना है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, ठीक है। और तीसरा, हाउ गवर्नमेंट शुड डू इट, कि करना कैसे है, तो इसका जवाब दिया नियो टेलरिज्म में। टेलर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में है हमारा टेलर, पर इसमें नियो टेलरिज्म बेसिकली बात करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, कि जो बिजनेस है, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस। क्या बोला मैंने? बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस। वो बिजनेसमैन पे छोड़ दो, आपका काम नहीं है बिजनेस करना, ठीक है। और जो बिजनेस है गवर्नमेंट का, दूसरा, पहला तो ये है कि गवर्नमेंट का बिजनेस करना नहीं है। दूसरा, जो बिजनेस है गवर्नमेंट का, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस क्या है गवर्नमेंट का? अफेयर्स ऑफ स्टेट देखना, स्टेट अफेयर्स ऑफ स्टेट, वो बिजनेस लाइक अप्रोच से होना चाहिए। बिजनेस लाइक अप्रोच, समझ में आया? हाँ, थोड़ी उल्टी बात है, ये दो टर्म याद करने वाली हैं। पहली क्या, कि जो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट है वो बिजनेस करना नहीं है, वो आप मैनेजरियल और एंटरप्रेन्योर्स पे छोड़ दीजिए। मार्केटाइजेशन, ये सब जहाँ भी चीज़ें नियो लिबरल फिलोसफी से शुरू होती है ना, वो सब मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनको ओरिएंटेशन की तरफ चलती हैं। ये ज़्यादा मार्केट प्राइवेट ओरिएंटेशन पे चलती हैं। तो वही कि जो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट है वो बिजनेस करना नहीं है। वही कि रोइंग और बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। बिजनेस का काम है रेगुलेटर और फैसिलिटेटर का। और जो काम है बिजनेस का, अब अफेयर ऑफ स्टेट अफेयर तो कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं देख सकती ना, वो तो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। वो जो अफेयर ऑफ स्टेट है वो बिजनेस लाइक होना चाहिए, कि जैसे बिजनेस करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट बोला था इस टाइम, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट प्लस मैनेजेरियल ब्यूरोक्रेट्स, कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना वो मोर लाइक मैनेजर होने चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि अपने आप को वहाँ बैठ के राजा समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है सर्विस कर लेंगे, ठीक है। वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, उनका काम परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे थोड़ा टाइम, अभी बताता हूँ जब नियो टेलरिज्म की बात करेंगे, कि परफॉर्मेंस पेड होनी चाहिए, पोजीशन पेड नहीं होनी चाहिए। पर आजकल क्या है, ब्यूरोक्रेट पोजीशन पेड होते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा टाइम बात करते हैं। कि और इसी टाइम जो ओसबोर्न और गैबलर हैं, ओसबोर्न एंड गैबलर, उन्होंने एक बुक लिखी, द रीइन्वेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें ये क्या बोलते हैं, वी डोंट नीड बिग गवर्नमेंट, रादर बेटर गवर्नेंस, कि हमें बड़ी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड बिग गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें, रादर बेटर गवर्नेंस। इसी से हमें लेटर ना, एनपीएम से लेटर हमें पता लगेगा कि कैसे गुड गवर्नेंस आती है, कैसे गुड गवर्नेंस पैराडाइम को जन्म देता है मैनेजरियल ब्यूरोक्रेट। तो क्या कहा इन्होंने, वी डोंट नीड बिग गवर्नमेंट, रादर बेटर गवर्नेंस। अब ये क्या बोलते हैं आगे, गवर्नेंस की एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, गवर्नेंस इज अ वे ऑफ कलेक्टिवली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। कि गवर्नेंस जो है वो कलेक्टिव, सब आपस में मिलजुल के कैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वही गवर्नेंस है। गवर्नमेंट इज द मशीनरी दैट यूजेज इट, कि गवर्नमेंट वो मशीनरी है जो गवर्नेंस को यूज करके सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और वो आउटडेटेड हो चुकी है। वो गवर्नेंस जो सोसाइटी, जो अभी तक गवर्नेंस चल रही थी, जो गवर्नेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स उसको सॉल्व करेंगे, वो आउटडेटेड हो गई है। हमें उसको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। रीइन्वेंट दी गवर्नेंस, कि गवर्नेंस को रीइन्वेंट करने का टाइम आ गया है। और रीइन्वेंट कैसे करेंगे, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। उन्होंने आंसर दिया इसका, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। इसके रीइन्वेंशन के लिए हमें एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट चाहिए। जो तो अभी तक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थी उसको चेंज करके एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट लेके आए आप। एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट क्या है, जो स्टीयरर का काम करे, कि मतलब डायरेक्शन दिखाए। दूसरा, कैटलिस्ट का काम करे।
कैटलिस्ट, कि बिजनेस फ्लोरिशिंग होने के लिए कैटलिस्ट के तौर पे काम करे। तीसरा फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेटर हो, कोटराज ना चल रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कंसेप्ट दिया टेलरिज्म। टेलर ने कंसेप्ट दिया टेलरिज्म। ये बाकी हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में ही पूरा टेलरिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या, ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन की ही बात ज़्यादा टेलर करते हुए देखते हैं। क्या, पहला हायर एंड फायर प्रिंसिपल, कि जब ज़रूरत है रखो और नहीं है निकाल दो। कॉन्ट्रैक्ट आउट जिसे बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट आउट। दूसरा पीस रेट सिस्टम, ये इनके प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं कि कैसे ये खुद इंडस्ट्री में काम करते थे। तो इन्होंने पीस रेट सिस्टम दिया था कि सबको एज अ पीस जितने आप बनाएंगे अपने आर्टिकल्स, जैसे नट बोल्ट बनाने हैं, किसी ने दिन के 100 बनाए तो उसको 100 के हिसाब से पैसा दिया, किसी ने 1000 बनाए तो उसको 1000 के हिसाब पे पैसा दिया, पर यूनिट चेंज कर दी। अब किसी ने 100 बनाए हैं, मान लो किसी ने 100 अगर नट बोल्ट बनाए हैं तो उसको 10 रुपये पर नट बोल्ट के हिसाब से दे दिया। किसी ने 1000 बनाए, क्योंकि इसने ज़्यादा बनाए हैं तो उसको 15 रुपये नट बोल्ट के हिसाब पे पैसा दे दिया। ये पीस रेट सिस्टम है। ये जब टेलरिज्म आता है तो इसकी बात हम करते हैं। अब इसी टेलरिज्म को ना एनपीएम रिफॉर्म करता है और रीडिफाइन करता है। कैसे करता है, ये चीज़ आती है नियो टेलरिज्म में। टेलरिज्म, इसी को पॉलिट जो है, पॉलिट थिंकर है, पॉलिट इसी, पेन कैसे चेंज हो गया, पॉलिट इसी नियो टेलरिज्म को एनपीएम बोलते हैं। कि एनपीएम वही बात कर रहा है जो नियो टेलरिज्म बात कर रहा है। पॉलिट ने कहा था एनपीएम एज अ नियो टेलरिज्म। नियो टेलरिज्म का नया कंसेप्ट है, टेलरिज्म को डिफाइन कर दिया है, रीडिफाइन कर दिया है, रिफॉर्म कर दिया है। अब नियो टेलरिज्म क्या क्या बातें करता है, वो परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कि आप जैसी परफॉर्मेंस करोगे ना वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा, वैसी ही सैलरी मिलेगी। तीसरा रिजल्ट ओरिएंटेड, कि आपका रिजल्ट आना चाहिए, आप कैसे भी करो। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिलेक्शन, कि परमानेंट नहीं है, अगर आप काम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो अपना दस्ता नापो भाई। दूसरा परफॉर्मेंस इनिशिएटिव्स, मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल्स होता है ना, प्रोफेशनलिज्म और मैनेजेरियलिज्म इनकी बातें होती हैं। प्रोफेशनलिज्म और मैनेजेरियलिज्म, ये सब बातें नियो टेलरिज्म बताता है। यही नियो टेलरिज्म आज की गवर्नमेंट भी कुछ हद तक फॉलो करती है। आपने मोदी जी की एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि परफॉर्म और पेरिश। हायर एंड फायर तो टेलर की थी, परफॉर्म एंड पेरिश, कि काम करो नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। 2018 में जब मोदी सेकंड टर्म में मोदी जी आए थे तो उन्होंने निकाला भी था, अराउंड 100 सिविल सर्वेंट्स को निकाल दिया था। तब उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, परफॉर्म या पेरिश, कि काम करो या पेरिश हो जाओ, या जॉब से पेरिश, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। इसी का यही मतलब था, इफ़ अ वर्कर शुड नॉट परफॉर्म द वर्कर शुड बी पनिश्ड, कि या तो परफॉर्म करो और पनिश्ड। पनिशमेंट में आपको डिमोशन भी मिल सकती है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और यही एनपीएम जो मैंने अभी बताया था कि पोजीशन पेड नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस पेड होनी चाहिए, इसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल मॉडल भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपने अगर कुछ गवर्नमेंट में आपके जानकार हो या आप ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ गवर्नमेंट बैकग्राउंड हो, तो आपने एसीआर का नाम जरूर सुना होगा, कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये सीनियर अपने जूनियर के बनाता है। यही मॉडल है परफॉर्मेंस अप्रेजल मॉडल का, कि उसने कैसा काम किया है, उस बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस, उस बेसिस पे उसको आगे प्रमोशन मिलेगी। यही एसीआर में सब दिखता है। तो यही सब वो इसी प्रिंसिपल पे, एनपीएम के इसी प्रिंसिपल पे वो एसीआर बेस्ड होती है, जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं। इन इंडिया हम एसीआर का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं।
पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आज भी पोजीशन पे अपनी सैलरी मिलती है उनको सेम। अगर वो परफॉर्म भी नहीं करेंगे ना तो उनके पनिशमेंट या रिमूवल का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि उनको रिमूव कर दिया जाए। उनकी पोजीशन को आज भी उनकी पोजीशन को ही पे किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को नहीं पे किया जा रहा। तो इसी टाइम जो बस यही सब इसमें था न्यू टेलरिज्म और टेलरिज्म में। तो बाकी एनपीएम जो है मोस्ट डोमिनेंट मॉडल था कंटेम्प्रेरी टाइम का। इसी ने आगे जाके एनपीएम ने गवर्नेंस पैराडाइम को जन्म दिया था। हम पढ़ते हैं ना निकोलस हेनरी का गवर्नेंस पैराडाइम, यही एनपीएम आगे जाके गवर्नेंस पैराडाइम को जन्म देता है। ठीक है, अब इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इमर्जेंस। कि क्या कारण रहे कि एनपीएम का जन्म हुआ। पहला तो वही है न्यू राइट फिलोसफी या न्यू लिबरल फिलोसफी जिसको बोलते हैं, न्यू लिबरल फिलोसफी, जिससे पीसीए ने फर्दर एनपीए को जन्म दिया। दूसरा थैचरिज्म एंड रीगनिज्म, थैचरिज्म एंड रीगनिज्म एज अ कंसेप्ट, प्राइवेटाइजेशन की जो बात करते हैं यूएस एंड यूके में। तीसरा वाशिंगटन कंसेंसस। सब समझा दिया है मैंने ऊपर, इमरजेंसी समझाया, अब तो बस एक कि लिखने के लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, कि अगर आपसे कोई कंटेक्स्ट पूछे तो ये सब पूरा कंटेक्स्ट ही उसका बैकग्राउंड ही था जो मैंने अभी तक समझा दिया आपको पूरा। अब तो बस एक लाइन में एक पॉइंट्स वाइज लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। चौथा ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस, वही कि जो आउटडेटेड हो गया गवर्निंग सोसाइटी, और न्यू एनवायरनमेंट के लिए नया हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आ रहा है, एनपीएम जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहा है, उसको नई तरीके से कैसे गवर्न करना है, वही आंसर एनपीएम देता है ना। मैंने यहाँ समझाया ना आपको, आपने देखा होगा, कहाँ गया एनपीएम ने क्या क्या आंसर दिए थे, यही तो समझाया था यार। हाँ ये रहा कि पहले स्टेट सोशलिस्ट वेलफेयर पैटर्न पे चल रहा था, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न पे चल रहा था। तो इस टाइम गवर्नेंस कैसे करनी है, ये जो चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर में इकोनॉमी के, इसको गवर्न कैसे करना है, ये बैकग्राउंड इसका था। इसी रीज़न के कारण एनपीएम का इमरजेंस होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी इसके कंटेक्स्ट में। एनपीएम जो है ना वो एक्सटेंशन है और एडिशन, ये भी एक टर्म कुछ लोग लिखते हैं, कुछ थिंकर्स बताते हैं कि जो एनपीएम है ना वो एक्सटेंशन, कुछ एक्सटेंड हुआ है और कुछ ऐड कर दिया गया है। एडिशन किसमें, पब्लिक चॉइस अप्रोच में। जो बातें पब्लिक चॉइस अप्रोच में बता रहा था, बस कुछ उससे एक्सटेंशन है, उसका कुछ बढ़ाव है और उसमें कुछ जोड़ दिया गया है। एनपीएम ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सिंपल टर्म्स में कोई पूछे ना तो मैनेजेरियल अप्रोच है, मैनेजेरियल अप्रोच ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक पीसीए का जो मैनेजेरियल अप्रोच है वही एनपीएम है। तो कैसे कह सकते हो, एनपीएम इक्वल टू मैनेजेरियल अप्रोच प्लस पीसीए। ठीक है, किस लिए आया था, प्रॉब्लम्स, स्टेट को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, स्टेट का नेचर चेंज हो रहा था, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट, चेंजिंग नेचर के कारण कुछ स्टेट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उसी को टैकल करने के लिए एनपीएम का इमरजेंस होता है। ठीक है, समझ आई चीज़ें, आसान है। एनपीएम तो अच्छा है यार, एनपीएम बस लोगों ने ऐसे ही बता रखा है कि एनपीएम क्या है, ये है वो है। अगर एक लाइन से समझते चले जाए ना चीज़ों को तो काफ़ी आसान हो जाता है। कैसे कि अब हमने पीसीए पहले समझ लिया था, नियो लिबरल फिलोसफी हमें पता है और रिफॉर्म्स आए, एक क्रम से अगर चीज़ें चलती जाए ना एक लाइन से तो चीज़ों को समझना काफ़ी हद तक आसान पड़ जाता है। अब हमने इन्हें एनपीएम बता दिया है, बाद में जब गुड गवर्नेंस, एलपीजी इनकी बात होगी तो और चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। कैरेक्टर्स ऑफ एनपीएम, अब एनपीएम के क्या कैरेक्टर्स थे ये देख लेते हैं। पहला वही रेगुलेशन या फैसिलिटेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्टीयरर का काम करनी चाहिए, नॉट रोवर, ये टाइटल दिया जाता है।
आपने देखा है स्टीयरर, स्टीयरर मतलब वही गाड़ी देखी है आपने, गाड़ी गाड़ी अपने आप चलती है, मतलब चलाते तो आप ही हैं ऑब्वियसली, स्टेयरिंग पैडल जो देते हैं, एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं, पर स्टीयरर का काम क्या होता है, उसको डायरेक्शन देना। वो स्पीड से अपने से चलती जा रही है। मान लो जब आप छोटे थे, कभी पापा ने आपको ऊपर बिठा दिया होगा कि तू स्टेयरिंग संभाल ले, रेस और ब्रेक पे पैर उनका, और तू स्टेयरिंग संभाल, बस इसको डायरेक्शन देता है, जो सीधा सीधा चलता जाएगा। आपने किया होगा, बहुत लोगों ने किया होगा। पापा ने पीछे बिठा दिया है, आप स्टेयरिंग चला रहे हैं, आपको लग रहा है गाड़ी आप ही चला रहे हैं, तो क्या आप बस स्टेयरिंग संभाल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, पर ब्रेक पे और एक्सेलरेटर पे पैर पापा का ही है। वो पापा मार्केट हो गए, गवर्नमेंट आप हो गए, कि आपने बस स्टीयरर उसको डायरेक्शन देना है, किस स्पीड से जाना है, ये मार्केट का काम है। रोवर कभी वो चलाई है किश्ती, किश्ती जब चलाते हैं उसको रोइंग बोलते हैं। तो किश्ती किस स्पीड से चलेगी, वो जब चप्पू जिसे बोलते हैं, जिसे रोइंग हैंडल बोलते हैं, उससे चलाते हैं, वहाँ स्पीड भी आप ही कंट्रोल करते हैं और उसकी डायरेक्शन भी आप ही कंट्रोल करते हैं। तो ये काम ये होता है रोवर। तो आपका काम, गवर्नमेंट का काम रोवर का नहीं है कि स्पीड भी वही मैनेज करे, डायरेक्शन भी वही मैनेज करे, वो काम नहीं है। आपको गवर्नमेंट को स्टीयरर होना है, कि मतलब पापा मार्केट पीछे बैठ गए हैं, आप गवर्नमेंट आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको बस एक डायरेक्शन देनी है उसको, ठीक है। और यही इंडिया में जब रेगुलेटरी बॉडीज़ आती हैं, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ यही डायरेक्शन का काम करती हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज़, वो मार्केट का स्पीड नहीं डिसाइड करती, वो मार्केट को बस एक डायरेक्शन देती हैं, कंट्रोल करती हैं कि कोई करप्शन ना हो। जैसे सेबी, ट्राई, IRDA या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब उसी की बातें करती हैं, ठीक है। दूसरा है मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन, इसमें क्या बात होती है कि रोलिंग बैक ऑफ स्टेट फ्रॉम बिजनेस सेक्टर, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, इसमें रोलिंग स्टेट को रोल बैक करना है और एनकरेज करना है, एनकरेज प्राइवेट सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर अपना काम खुद करो, ठीक है। तुम्हें हमने छूट दे दी है, हमारा काम बस तुम्हें मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, कि तुम किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो। तीसरा है मैनेजेरियलिज्म। मैनेजेरियलिज्म, मैनेजेरियल मतलब मेकिंग ब्यूरोक्रेसी मोर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। मोर प्रोफेशनल बनाना है, एफिशिएंट बनाना है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना है। क्या, ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनल बनाना है, प्रोफेशनल, एफिशिएंट बनाना है, एफिशिएंट बनाना है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना है, जो चीज़ें आज तक नहीं हो पाई हैं। कमाल की बात है, NPA में करीबन 40 साल पहले ये बात कह दी थी, जो कि आज तक हम नहीं कर पाए हैं। पर हाँ, इसके लिए हमने कुछ काम किए हैं मैनेजरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे MOUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए MOU साइन करवा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पता आपको मिनी रत्ना, नवरत्न तेल नहीं, नवरत्ना MOUs PSUs को टाइटल दिया जाता है महारत्ना। इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने परफॉर्मेंस सेट कर देती है कि PSU को कौन से परफॉर्मेंस अचीव करने हैं, और जो PSU है यहाँ पे उसको ऑटोनॉमी दे दी जाती है। ऑटोनॉमी, मिनिस्ट्री इसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, बस एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, और इनकी जो परफॉर्मेंस है ना उसके अकॉर्डिंग इनका इंसेंटिव्स और इनका बेसिक पे डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से इसको टाइटल दे दिया जाएगा, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, क्या आउटपुट रहा है इनका। तो यही मैनेजरियलिज्म का एक इन्फ्लुएंस है, एक रीज़न है कि ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनल बनाना है, एफिशिएंट बनाना है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना है, ठीक है। PSU में ब्यूरोक्रेट्स ही बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो कैसे PSU को मोर एफिशिएंट बनाना है, उसी के लिए गवर्नमेंट काम करती है इंडिया में, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना लेके। इसमें क्या होता है, वही मैंने जो भी बताया, PSU को ऑटोनॉमी दे दी जाती है, मिनिस्ट्री इंटरफेयर नहीं करेगी, और बस एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगी। बताया ना, वही कि गवर्नमेंट का काम स्टीयरर का हो गया, बस एक रेगुलेशन रख दी उसने, रोअर का काम नहीं है, वो आपको ऑटोनॉमी है कि आप काम कैसे कर रहे हैं,
ठीक है। दूसरा, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, लेटरल एंट्री देती है, ये सब मैनेजरियलिज्म का टॉपिक है। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, सबको ऑटोनॉमी है। परफॉर्म और पेरिश, काम करना है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, परफॉर्म और पेरिश, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यही सब कैरेक्टर था क्या, रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, मार्केटाइजेशन और मैनेजरियलिज्म। अब देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा। इम्पैक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। पहला, एज अ डिसिप्लिन भी, अब इम्पैक्ट ना इसका एज अ डिसिप्लिन में भी कुछ आया और एज अ प्रैक्टिस में भी हमें देखने को मिला। एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट में क्या इम्पैक्ट आया एनपीएम आने से, हमारा एक टॉपिक बढ़ गया भैया। हाँ, वही हुआ कि हमें एक न्यू पैराडाइम मिल गया। न्यू पैराडाइम लिखने के लिए निकोलस हेनरी के पैराडाइम लिखे थे ना, फिफ्थ पैराडाइम क्या था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज अ पैराडाइम इवॉल्व हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये तो एज अ डिसिप्लिन इसका इम्पैक्ट है। एज अ प्रैक्टिस, जो काम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एज अ प्रैक्टिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या इम्पैक्ट रहा। पहला, यूएस में देख लेते हैं। यूएस में नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू रिव्यू 1992। तो गवर्नमेंट इस ये क्या कह रहा था, अ गवर्नमेंट विच कॉस्ट लेस एंड वर्क्स मोर, ये फिनोमेना यूएस में इमर्ज होने लग गया था कि गवर्नमेंट जो है वो कम काम में कम पैसे में मोर इकोनॉमिकल होके ज़्यादा काम कर दे। ये तो यूएस में आया था। नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू स्कीम शुरू हो गई थी यूएस में। यूके में नेक्स्ट स्टेप एजेंसीज का इमरजेंस हुआ और सिटीजन चार्टर आने लग गए। चार्टर, इससे क्या हुआ कि मैनेजरियल ऑटोनॉमी आ गई और परफॉर्मेंस कल्चर बढ़ गया यूके में। एनपीएम के आने से यूके में नेक्स्ट स्टेप एजेंसीज का फॉर्मेशन हुआ और सिटीजन चार्टर उनके साथ बने, जिसके कारण परफॉर्मेंस कल्चर यूके में बढ़ गया और कुछ मैनेजरियल ऑटोनॉमी आ गई। इससे आया एजेंटिफिकेशन फिनोमिना। इसमें क्या होता था कि फ्रीडम टू अपॉइंट प्रोफेशनल्स और फायर, कि जो तुम अपॉइंट करोगे ना प्रोफेशनल को, तुम हायर एंड फायर प्रिंसिपल पे अपने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकते हो। कि अगर वो गोल्स अचीव कर रहे हैं ना तो तुम उन्हें रखो, अगर नहीं कर रहे तो उन्हें फायर कर दो। इसको कहा एजेंटिफिकेशन फिनोमिना। एजेंटिफिकेशन फिनोमिनन। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मलेशिया में पेमांडू मॉडल, इसका नाम ही पेमांडू है, पेमांडू मॉडल। इसको यूएनडीपी ने भी अप्रिशिएट किया है। ये यूएनडीपी के द्वारा भी अप्रिशिएट किया गया, आप कहीं भी लिख सकते हो, इसको बहुत जगह मेंशन किया जाता है इसका। इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन थी ना, जो मलेशिया में, पहले मलेशिया वन ऑफ द हाईली करप्टेड नेशन आता था, इसके कारण वो करप्शन रिड्यूस हो गई इस मॉडल के कारण, जो कि एनपीएम के दिए रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आया था, और एफिशिएंसी बढ़ गई एज अ कंट्री। एज अ डिफरेंट नेशन से, इंडिया से भी कुछ आज भी जाते हैं लोग पेमांडू मॉडल्स को देखने की, पेमांडू कैसे चलता है, कैसे काम करता है, क्या क्या वो करते हैं वहाँ पे। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और डिलीवरी यूनिट के एज अ रोल पे काम किया था। इसका नाम ही यही था, पेमांडू मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड डिलीवरी यूनिट। तो यही सब काम उसमें हो रहा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट रहा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई सबसे पहले तो। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई गवर्नमेंट और मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, मैंने बताया ना, पीएसयू और गवर्नमेंट के बीच में, कि एट द एंड ऑफ द ईयर बस आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए कुछ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या हुआ, डाउन साइजिंग हो गई। पीएलआईज, परफॉर्मेंस लिंक इनिशिएटिव स्कीम्स आने लग गई। एडमिनिस्ट्रेटिव पे एक्सपेंस कुछ कम हो गया, रिड्यूस एक्सपेंसेस,
ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब डिफरेंट नेशन पे हम इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, यूएस में, यूके में, मलेशिया में और इंडिया में। कहीं अगर आपसे एज अ क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सीधा आपसे एनपीएम कोई नहीं पूछेगा कि एनपीएम क्या है, एनपीएम को डिस्क्राइब कर दूँ। ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एनपीएम का इम्पैक्ट क्या रहा डिफरेंट नेशंस पे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओवर एट द एंड ऑफ द डे एनपीएम ने परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की बढ़ा दी है और गवर्नमेंट को ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल और इनोवेटिव बनाया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इम्पैक्ट पढ़ लिया तो हर चीज़ के क्रिटिसिज्म तो होते ही हैं। क्रिटिसिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है, या तो आपसे इम्पैक्ट पूछा जाएगा या क्रिटिसिज्म पूछा जाएगा। कोई सीधा एनपीएम एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलेगा कि क्या क्रिटिसिज्म रहे। वही सेम मिस्टेक जो कि क्लासिकल अप्रोच ने दी थी कि एक यूनिवर्सल मॉडल बनाएंगे। यूनिवर्सल मॉडल एनपीएम को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि एक यूनिवर्सल मॉडल है, पर यूनिवर्सल मॉडल तो हो नहीं सकता ना। आप डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्री वर्सेस डेवलपिंग कंट्री, आप एक ही मॉडल नहीं लगा सकते ना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप उसमें मैनेजरियलिज्म, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एंटरप्रेन्योरियल इस गवर्नमेंट की बात कर सकते हो। पर एज अ डेवलपिंग कंट्री, एज इंडिया में तो नीड है ना कि आपको वेलफेयर स्कीम चलानी ही पड़ेंगी गवर्नमेंट को, नहीं तो आधे लोग तो भूखे। यार इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो 2 टाइम का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते, और वहाँ पे अगर मैनेजरियल गवर्नमेंट आ गई तो क्या आपको लगता है परफॉर्मेंस जो वेलफेयर स्कीम चल रही हैं वो चल पाएंगी और उन लोगों को खाना तक भी मिल पाएगा? तो एज ए यूनिवर्सल मॉडल नहीं चला सकते आप। जो वेलफेयर स्कीम चल रही है उसको सबको बाईपास नहीं किया जा सकता। इंडिया में एज अ डेवलपिंग कंट्री में या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में हमेशा आपको वेलफेयर स्कीम चलानी ही पड़ेंगी। और दूसरा, गवर्नमेंट को बिजनेस एंटिटी के तौर पे दिखाया गया। गवर्नमेंट इक्वल टू बिजनेस एंटिटी, पर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी नहीं हो सकती ना। गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक एंटिटी है। अगर उसको बिजनेस ही करना हुआ तो बिजनेस से ही हम काम ले लेंगे। हमें क्यों हर 5 साल में इतना पैसा खर्च करके एक गवर्नमेंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत है? जब गवर्नमेंट ने काम भी बिजनेस की तरह ही करना है, बिजनेस स्कूल्स बिजनेस मॉडल की तरह करना है, तो हमें क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। तीसरा, टू मच फेथ इन मैनेजरियलिज्म, टू मच फेथ इन मैनेजरियलिज्म। अब मैनेजरियलिज्म में ये बताया जाता है कि दे आर बेटर एफिशिएंट देन ब्यूरोक्रेट्स, पर हर बार ये जरूरी नहीं है कि मैनेजर ज़्यादा एफिशिएंट ही होगा। मैनेजर अपने आउटपुट देखेगा, अपना फ़ायदा देखेगा। ब्यूरोक्रेट्स क्या है? ब्यूरोक्रेट पब्लिक सर्वेंट है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, पर मैनेजर्स कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है। वो सिर्फ अपना और अपनी कंपनी का फ़ायदा देखेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वेलफेयर स्कीम चल रही हैं या काम हो रहा है नहीं हो रहा, बस उन्हें अपना एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट देखना है, वो किसी भी कॉस्ट पे हो, वो किसी के फायदे पे हो चाहे किसी के नुकसान पे हो। अब चौथा कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फेवर किया जा रहा था। मैनेजर जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वही बात जो मैंने बोली कि गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट है और ब्यूरोक्रेट्स और सिटीज़न है। चौथा, जो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं और सिटीज़न हैं, इनका जो रिलेशन है ना वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस होता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, अगर आप इसको मैनेजमेंट या बिजनेस लाइक अगर इसको लेके चलेंगे तो बिजनेस में क्या होता है? हायर एंड फायर प्रिंसिपल। जिसके पास पैसा है वो तो काम करा लेगा, जिसके पास नहीं है वो कहीं और जाओ। पर ऐसा तो नहीं होता ना, प्रॉफिट बेसिस पे चलता है बिजनेस। पर गवर्नमेंट तो प्रॉफिट बेसिस पे नहीं चलती ना, गवर्नमेंट तो वेलफेयर बेसिस पे चलती है। और वेलफेयर नहीं करेगी तो अगले साल वोट नहीं मिलेंगे। और वोट भी नहीं, हमें गवर्नमेंट बना ही इसलिए, टैक्स इसीलिए दिया जाता है ताकि वो वेलफेयर स्कीम्स में यूज़ किया जा सके। गवर्नमेंट का काम वेलफेयर का होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती है गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस लाइक बना देंगे तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन की तरफ चलने लग जाएगी। तो वेलफेयर कौन देखेगा? बिजनेस जो ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस कॉरपोरेट्स होते हैं, वो तो वेलफेयर का काम करते नहीं। और गवर्नमेंट ने भी अगर काम बंद कर दिया वेलफेयर का तो वेलफेयर देखेगा कौन देश का? तो ये
एक क्रिटिसिज्म था इसका। चौथा, जो उसने ना डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी के तौर पे पोर्ट्रे करने लगे कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हटा के परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी टू परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, सिटीजन्स को अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट, यहाँ पे परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल होने लग गई। गवर्नमेंट जब तक ही ठीक है, जब तक वो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रखती है, वो सिटीजन को अकाउंटेबल होती है। अगर परफॉर्मेंस अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी, परफॉर्मेंस अकाउंटेबल बिजनेस हाउसेज होते हैं, बिजनेस कॉरपोरेट्स होते हैं। दूसरा, इसका काम होता है सर्विस का, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। और परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी में हमें प्रॉफिट दिखता है कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट कमाना है। गवर्नमेंट को अब तुम ही सोचो यार, गवर्नमेंट को सर्विस देनी है या उसे प्रॉफिट कमाना है? सर्विस ही देनी है ना, प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस हाउसेज है। यहाँ पे जो चीज़ें सिटीजन सेंट्रिक चल रही थी, उसको इसने क्लाइंट कस्टमर रिलेशन बना दिया। जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो रिलेशन होता है वो गवर्नमेंट सिटीजन का होता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स चलती हैं। पर अगर स्कीम्स क्लाइंट कस्टमर हो गई तो पेमेंट बेसिस पे ही लोग अपनी जो काम है वो ले पाएंगे। जो वेल टू डू फैमिली से आ रहा है, जिसके पास पैसा है, वो तो अपना काम करवा लेगा, पर जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा भाई? तो ये एक ड्रॉबैक था इसका। और इसके इम्प्लीमेंटेशन थे ना, वो कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहे नहीं। कुछ ही मॉडल हैं, कुछ ही जगह सेटिस्फैक्ट्री रहे नहीं, कुछ ही जगह है जहां हमें दिखता है कि हाँ अच्छा काम हुआ है। जैसे अब मैंने अभी एग्जांपल दिया, यूएस में, यूके में, मलेशिया में, इंडिया में, यहाँ तो कुछ हद तक दिख जाता है कि एनपीएम ने काम अच्छा किया है, एनपीएम के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। पर बहुत से थिंकर्स हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीकन, बेसिकली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी किया है, तो उन्हें ना इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला नहीं थिंकर्स को। थिंकर्स ने स्टडी किए हैं, जैसे डन एंड मिलर, इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्टडी की, अफ्रीकन कंट्रीज़। तो यहाँ देखा इन्होंने कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखी नहीं इन कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि बात वही थी, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, सर्विस को छोड़ के प्रॉफिट की तरफ चलने लग जाएगी, तो अफ्रीकन कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको इसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। वहाँ पे यार लोगों के पास खाने को नहीं है और तुम बोल रहे हो कि प्रॉफिट मोटिव पे गवर्नमेंट को चला देना चाहिए, तो ऐसा हर जगह नहीं होता है। और दूसरा, पैट्रिक डनलेवी, इन्होंने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपनी रिसर्च कंडक्ट की, वहाँ पे इन्होंने एक स्लोगन दिया कि एनपीएम इज़ डेड, एनपीएम इज़ डेड, लॉन्ग लिव डिजिटल एरा गवर्नेंस। कि अब एरा आ गया है कि डिजिटल गवर्नेंस हो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की गवर्नेंस का अब टाइम ख़त्म हो गया है। ये ड्यूरिंग 2009 में इन्होंने ये स्लोगन दिया था। ठीक है, तो हर जगह एनपीएम काम नहीं करता है। आज काफ़ी टाइम आ गया कि डिजिटल एरा का टाइम आ गया है, ये जो गवर्नेंस है वो मोर ऑफ डिजिटल एरा के साइड शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितने क्रिटिसिज्म दे दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7वां। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट है ना, एनपीएम पीपीपी प्रोजेक्ट की बात करता है, वो मोस्ट केसेस में कंट्रोवर्शियल रहे, कंट्रोवर्शियल। जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, KGD6 बेसिन, पढ़ा? मैंने तुम पे ही छोड़ दिया था यार, थोड़ा सा कुछ देख लेना इसके बारे में, नहीं देखा होगा। ये था कृष्णा गोदावरी। ठीक है, कृष्णा गोदावरी पे एक बेसिन बनाना था। क्या? रिलायंस और आरआईएल इन दोनों को गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली थी कि आप यहाँ से पेट्रोलियम और गैस अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, साइड में जो ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थी ना, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसके प्लान में, उसकी जगह में से
अपना ऑयल निकालना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट को हो गया लॉस। उसी के साइड में ओएनजीसी का भी प्लांट था, उसी के साइड में इनका भी थी जगह, तो इन्होंने वहाँ से पाइपलाइन डाल के वहाँ से अपना सामान निकाल लिया उनका। तो गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ था उस टाइम पीरियड पे। तो ये कंट्रोवर्शियल रहा कि हर बार जो होता है ना, जो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव देखती हैं, उन्हें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इसका कोई लॉस वो नहीं है कि दुनिया को नुकसान हो रहा है, होता रहे, अपना प्रॉफिट अपना काम बनता, बाहर में जा जानता, ये सब होता है। तो एनपीएम इन सब चीज़ों में खराब रहा, ये सब चीज़ें इसकी क्रिटिसिज्म थी। तो एनपीएम में कुछ फ्लॉज भी रहे, कुछ थ्योरी में इम्प्लीमेंटेशन की भी दिक्कतें रही, पर वर्ल्ड बैंक ने ना सक्सेस को भी इसका हाईलाइट किया गया। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये ज़्यादा परसेप्टेबल रहा, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए, पर सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन को मोर ऑफ सर्विस और सिटीजन ओरिएंटेड ही रहने देना चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट थी। वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया था एनपीएम को कि ये परसेप्टेबल है, ये फ़ायदेमंद है अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ देखें, पर अगर सिविल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखा जाए तो उन्हें सर्विस और क्लाइंट ओरिएंटेड ही रहने देना चाहिए। ठीक है, ये बात इसकी रही। तो कल बाकी रेलेवेंस और नियो टेलरिज्म के बारे में कुछ पढ़ लेंगे, और एनपीएम क्या डाइकोटोमी को रिवाइव करता है। एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो ये कल ना पढ़ लेना, एक बार इस पर रिसर्च करना कि क्या जो एनपीएम है वो उसने डाइकोटोमी को रिवाइव किया। ये मैनेजेरियल ऑटोनॉमी और इस सब के बारे में अगर ये बात कर रहा था, बिजनेस लाइक कि गवर्नमेंट को अलग हो जाना चाहिए, तो क्या ये डाइकोटोमी को कहीं रिवाइव करने की बात करता है। ये कल के लिए होमवर्क, आज होमवर्क भी दे देता हूँ मैं, HW वेदर एनपीएम रिवाइव्स डाइकोटोमी, इस पर रिसर्च करके आना। आज जितना पढ़ा है ना उससे इस पर सोच लेना।